गाइस वेलकम टू नोट्स वायर। आज की हमारी क्लास का टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन से इलेक्ट्रिक एंसेफेलोग्राफी एंड इट्स फिजियोलॉजिकल बेसिस। इसमें हम जानेंगे इलेक्ट्रिक इंसेफेलोग्राफी और उसके फिजियोलॉजिकल बेसिस के बारे में। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन की, उसमें ये सारे फंक्शंस पाए जाते हैं जिससे किसी भी डिसऑर्डर को हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। ये है इसका साइनॉप्सिस को आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी न्यूरॉन्स के फीडिंग पैटर्न से बनती है, जिसे इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी के जरिए मेजर किया जाता है। ठीक है, ईईजी यानी कि इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफी एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक है जो ब्रेन की ओवरऑल इलेक्ट्रिक फंक्शनिंग को एनालाइज करने में हेल्प करता है। जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो किससे पैटर्न से बनती है? न्यूरॉन्स के फ्रिंग पैटर्न से। इसको आप याद रखिएगा। जो ये टेक्निक है एक प्रकार की इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, इसके जरिए उसे डिटेक्ट किया जाता है, जो क्या करती है, नॉन इन्वेसिव टेक्निक है और ब्रेन की ओवरऑल इलेक्ट्रिक फंक्शनिंग को एनालाइज करने में हेल्प करती है कि वो सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, यह टेक्निक न केवल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने में यूज़फुल है, बल्कि ब्रेन स्टेट जैसे स्लीप, वेकफुलनेस और कॉन्जेक्टिव फंक्शन को भी समझने में हेल्प करती है। ठीक है, ये टेक्निक क्या करती है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है, साथ ही में ब्रेन के स्टेट जैसे कि स्लीप और वेकफुलनेस, कॉन्जेक्टिव फंक्शन को भी समझने में हमारी हेल्प करती है। गाइस, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको स्टडी नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी यानी कि ईईजी एक डायग्नोस्टिक टूल है जो स्कैल्प पर लगे इलेक्ट्रोड्स की मदद से ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। ये एक प्रकार का डायग्नोस्टिक टूल है जो कि किस पे लगे? स्कैल्प, यानी कि हमारे यानी कि ब्रेन पे, यानी कि हेड पे जो स्कैल्प होते हैं उनमें इलेक्ट्रोड पाया जाता है। उनकी इलेक्ट्रोड की मदद से ही जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करने का काम करता है ये टूल। ठीक है, यह मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने और न्यूरोलॉजिकल विकारों का पता लगाने में सहायक है। यानी कि जो एक्टिविटी होती है ब्रेन की, उसको रीड करने में और जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हमें हो सकते हैं उसका पता लगाने में ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ब्रेन न्यूरॉन लगातार इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उत्पन्न करते हैं जो आपस में संचार करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, ब्रेन के जो न्यूरॉन है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उत्पन्न करते रहते हैं जो कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ईईजी इन सिग्नल को डिटेक्ट करके डिफरेंट वेव पैटर्न्स के रूप में दिखाता है जो मस्तिष्क की स्थिति और गतिविधियों को दर्शाते हैं। ये ईईजी जो टेक्निक है वो इन सिग्नल को ही डिटेक्ट करने के बाद इन्हें डिफरेंट टाइप के वेव पैटर्न के रूप में कन्वर्ट करके हमें दिखाता है जो मस्तिष्क की एक्टिविटी और स्थिति को हमें दर्शाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ईईजी। ईईजी द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है जो आयन मूवमेंट और सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के कारण होता है। ठीक है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिटेक्ट करता है जो किससे होते हैं? आयन मूवमेंट और सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। यह ब्रेन की एक्टिविटी को वेव पैटर्न के रूप में रिकॉर्ड करने का काम करता है। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे न्यूरॉन फ्रिंग एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। न्यूरॉन जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? सोडियम प्लस आयन और पोटेशियम प्लस आयन एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, जो पोटेंशियल जनरेट करते हैं तो उसमें सोडियम और पोटेशियम आयन का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। ये आयन मूवमेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पैदा करते हैं जिसे ईईजी कैप्चर करता है और ग्राफ के रूप में हमें दिखाने का वर्क करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें ब्रेन का एक्शन और न्यूरॉन के एक्शन के द्वारा हमें ये एक्टिविटी ग्राफ के रूप में दिखाई देती है। इनमें कौन कौन से आयन पाए जाते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम आयन। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिनेप्टिक एक्टिविटी एंड कॉर्टिकल पोटेंशियल्स। ईईजी मुख्य रूप से पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल को डिटेक्ट करता है जो एक्सिटरी और इनहेबिटरी सिग्नल्स के कारण उत्पन्न होते हैं। ये मोस्टली किस पोटेंशियल को डिटेक्ट करने वाला होता है? पोस्टी साइनेप्टिक और एक्सिटरी और इनहेबिटरी सिग्नल के कारण उत्पन्न होने वाला होता है। ठीक है, एक्सिटरी सिग्नल न्यूरॉन्स को फायर करने के लिए उत्तेजित करते हैं। एक्सिबिटरी सिग्नल न्यूरॉन्स की फ्रिंगिंग को रोकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनका वर्क होता है जो एक्सिटरी और इनहेबिटरी सिग्नल्स होते हैं उनका। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ईईजी वेव। ईईजी वेव को उनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है।
विभिन्न ब्रेन स्टेट्स को दर्शाने के लिए ईईजी में अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा देखी जाती है। ठीक है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है एग वेव्स की, तो उनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पे उनको एम्पलीट्यूड के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रेन स्टेट्स को देखा जाता है। ठीक है, इसमें इस ईईजी में अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा देखने में को मिलती है। अल्फा वेव की कमी से क्या हो सकती है, एंजाइटी और स्ट्रेस से जुड़ी हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार की अल्फा वेव अगर कम हो तो एंजाइटी और स्ट्रेस हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बीटा वेव्स। ठीक है, यह जागरूकता, एक्टिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से जुड़ी होती है। जब व्यक्ति मेंटल वर्क कर रहा होगा या सतर्क रहता है तो बीटा वेव्स अधिक होती है। ठीक है, ये बीटा वेव्स किससे जुड़ी होती है, अलर्टनेस, एक्टिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से। ठीक है, जब मेंटली वर्क करता है एक पर्सन तो बीटा वेव ज़्यादा होती है। अत्यधिक बीटा वेव स्ट्रेस, एंजाइटी, एंसियोमेनिया से जुड़ी हो सकती है। ठीक है, अगर बीटा वेव की बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाए तो स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी हमें चीज़ें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे गामा वेव। यह उच्चतम फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होती है जो कॉन्डेक्टिव प्रोसेस, लर्निंग और मेमोरी से जुड़ी होती है। ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट वाली वेव है जो किससे जुड़ी है, लर्निंग से और मेमोरी से, कॉन्जेक्टिव प्रोसेस से भी। ठीक है, अधिक गामा एक्टिविटी बेहतर मेंटल परफॉर्मेंस और हाइटेंटेड अवेयरनेस को दर्शाती है। इसकी अगर अधिकता हो जाए तो बेहतर तरीके से हम मेंटल परफॉर्मेंस कर पाएंगे और हाइटेंटेड अवेयरनेस हमारे अंदर आ जाएगी। गामा वेव्स में असामान्यता न्यूरो डेगनेटिव डिसीज से जुड़ी हो सकती है। ठीक है, अगर गामा वेव्स में असामान्यता आ जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा अधिक हो जाए या बहुत ज़्यादा लो हो जाए, तो हमें न्यूरोडेगनेटिव डिसीज जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ईईजी रिकॉर्डिंग टेक्निक। ईईजी एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक है जो स्कैल्प पर लगे इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। किससे रिकॉर्ड करता है, स्कैल्प पर लगे हुए इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से। इस प्रक्रिया में विभिन्न चरण होते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेज है प्रिपरेशन। सबसे पहले व्यक्ति की सिर की त्वचा को साफ किया जाता है ताकि इलेक्ट्रोड का संपर्क बेहतर हो सके। कॉन्जेक्टिव जेल का उपयोग किया जाता है जिससे सिग्नल स्पष्ट रूप से प्राप्त किए जा सके। ठीक है, इसका प्रिपरेशन होता है पहले इस टूल को लगाने से पहले व्यक्ति की सिर की जो त्वचा होती है उसको अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद उसमें इलेक्ट्रोड का संपर्क बेहतर हो सके इसलिए उसे क्लीन करते हैं। और उसके बाद कंडक्टिव जेल का उपयोग करके जो उपयोग किया जाता है जिससे सिग्नल स्पष्ट रूप से प्राप्त किए जा सके। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे स्कैल्प पे ये देख रहे हो आप, इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। ठीक है, और ये ईईजी एक कैप के रूप में होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। ईईजी में एक इंटरनेशनल 10 to 20 सिस्टम का उपयोग किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रोड्स को स्कैल्प पर विशेष बिंदुओं पर लगाया जाता है। इसमें कौन से सिस्टम का उपयोग किया जाता है, 10 to 20 सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोड को स्कैल्प पर विशेष बिंदुओं पर लगाया जाता है। ये इलेक्ट्रोड्स ब्रेन की विभिन्न भागों से उत्पन्न हो रहे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैप्चर करती है। ये इलेक्ट्रोड क्या करती है, ब्रेन से जो एक्टिविटी से इलेक्ट्रिकल सिग्नल उत्पन्न होते हैं उसको कैप्चर करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिग्नल एम्प्लीफिकेशन। ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है इसलिए इलेक्ट्रोड्स द्वारा प्राप्त सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है ताकि उन्हें स्पष्ट रूप से देखा और विश्लेषण किया जा सके। ठीक है, एम्पलीफाई करना यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हो कि उसे फिल्टर किया जाता है क्योंकि ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है जिससे हम इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड द्वारा उसको एम्पलीफाई किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डाटा रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस। एम्पलीफाइड सिग्नल को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है और ग्राफ के रूप में डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से डाटा की जो रिकॉर्डिंग हुई होती है इलेक्ट्रोड्स में, उस सिग्नल को क्या किया जाता है, कंप्यूटर में स्टोर और उसे धीरे से ग्राफ के रूप में डिस्प्ले किया जाता है जिसे हम आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले किया जाता है रिकॉर्ड को। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन। ईईजी रिकॉर्डिंग का उपयोग इम्पाइलस्पेसी, स्लीप डिसऑर्डर, ब्रेन इंजरीज और अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के निदान के लिए किया जाता है। ठीक है, इस रिकॉर्डिंग का उपयोग किस में करते हैं, स्लीप डिसऑर्डर हो गया, ब्रेन की जो इंजरीज होती है उनमें, और न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होते हैं उनके इलाज के लिए। ठीक है, डॉक्टर ईईजी पैटर्न का अध्ययन करके ब्रेन की गतिविधियों और किसी भी असामान्यता का विश्लेषण करते हैं। जो ईईजी में
जो डाटा रिकॉर्ड किया जाता है उससे ही ब्रेन की एक्टिविटी अगर हेल्दी है या नहीं है उसको जो है डॉक्टर क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और उस प्रकार से उस व्यक्ति का इलाज करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ ईईजी। फर्स्ट है इसमें डायग्नोसिस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ईईजी का उपयोग इम्पाइल्स, सीजर्स, ब्रेन ट्यूमर्स और स्ट्रोक जैसी बीमारी को पहचानने के लिए किया जाता है। असामान्य ईईजी पैटर्न से डॉक्टर ब्रेन एबनॉर्मलिटीज का मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक, ठीक है, एम्प्लेसी, इस प्रकार की बीमारी का जो है पहचान करते हैं, जिसमें अगर ईईजी पैटर्न से ब्रेन का जो एक्टिविटी है वो अब नॉर्मल निकले तो क्या करते हैं डॉक्टर उनका मूल्यांकन कर सकते हैं और सही प्रकार से ये जो डिसऑर्डर है उनका पता लगा के इलाज संभव कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंपल स्टडीज एंड सिंपल डिसऑर्डर, स्लीप स्टडी एंड स्लीप डिसऑर्डर, सॉरी। ईईजी स्लीप साइकिल को ट्रैक करता है और इंसोम्निया, नार्कोस्प्ले और स्लीप एपनिया जैसी भी समस्याओं को पता लगाने में हेल्प करता है। यह नींद के दौरान ब्रेन वेव्स को बदलाव को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इसमें स्लीप से रिलेटेड जो बीमारियां होती है इस प्रकार की, ठीक है, उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ये एक व्यक्ति की स्लीप साइकिल को डिटेक्ट करता है, जिससे ये नींद के दौरान जो ब्रेन वेव्स में जो बदलाव होते हैं उनको ये रिकॉर्ड कर लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति का स्लीप साइकिल और उसकी ब्रेन का जो एक्टिविटी है वो स्लीप टाइम में किस प्रकार से है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्जेक्टिव एंड मेंटल स्टेट असेसमेंट। ईईजी का उपयोग अटेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी के स्तर को समझने के लिए किया जाता है। यह डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याओं को विश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, ये मेंटल स्ट्रेस को भी जानने में हेल्पफुल है। ईईजी का जो टेक्निक है इसका उपयोग किस में किया जाता है, एंड अटेंशन, स्ट्रेस और साथ में एंजाइटी के स्तर को भी समझने के लिए किया जाता है एक व्यक्ति के अंदर। ठीक है, डिप्रेशन जैसी जो मानसिक समस्याएं होती है उसका भी विश्लेषण ये आसानी से लगा सकता है। नेक्स्ट है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ठीक है, ई तकनीक से व्यक्ति अपने दिमाग से ही कंप्यूटर या मशीन को नियंत्रित कर सकता है। यह पैरालिसिस वाले मरीजों के लिए सहायक होता है, जिससे वो बिना मूवमेंट के उपकरण चला सकते हैं। ठीक है, जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस होता है इस तकनीक से, ईईजी की तकनीक से एक जो पैरालिसिस युक्त व्यक्ति है वो भी मशीन का यूज़ कर सकता है बिना मूवमेंट किए। ये अपने माइंड से ही अपने मशीन जो कंप्यूटर या मशीन है उसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो इस तकनीक से ये पॉसिबल हो पाए। नेक्स्ट हम देखेंगे एनेस्थीसिया मॉनिटरिंग। सर्जरी के दौरान ईईजी एनेस्थीसिया की गहराई को मापता है ताकि मरीज को दर्द या चेतना का अनुभव ना हो। ठीक है, जो एनेस्थीसिया होती है उसकी गहराई को ईईजी की तकनीक द्वारा मापा जाता है। ठीक है, जो मरीज की दर्द या चेतना का अनुभव नहीं होता है इस प्रकार से। ठीक है, एनेस्थीसिया की सही मात्रा निर्धारित करने में हेल्पफुल होता है ये। ठीक है, ईईजी का जो तकनीक है। नेक्स्ट है न्यूरो डेवलपमेंटल एंड फिजियोशियाट्रिक रिसर्च। ईईजी का उपयोग एबीएचडी, साइजोफ्रेनिया और ऑटिज्म जैसी स्थितियों के अध्ययन में किया जाता है। यह ब्रेन एक्टिविटी पैटर्न्स का विश्लेषण कर इनका उपचार करने में सहायता करता है। ठीक है, इस प्रकार से यूजफुल होता है ईईजी टेक्निक। इस प्रकार से जो ईईजी का टेक्निक है वो इस प्रकार की बीमारियों में भी अध्ययन करने में उनका मदद करता है। ठीक है, इस प्रकार से ब्रेन की जो भी एक्टिविटी होती है उसका विश्लेषण करने के बाद इसका उपचार हम संभव कर पाते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ ईईजी। एडवांटेज हम पहले देखेंगे। फर्स्ट है इसमें नॉन इन्वेसिव एंड सेफ। ईईजी एक नॉन इन्वेसिव तकनीक है जो बिना किसी सर्जरी की ब्रेन एक्टिविटी को मापने में हेल्प करती है। पूरी तरह से सुरक्षित होती है और किसी प्रकार का दर्द नहीं होता। ठीक है, ये जो है एक पेनलेस टूल है जिससे ब्रेन की एक्टिविटी को हम आसानी से माप सकते हैं बिना किसी सर्जरी के। ठीक है, ये पूरी तरह से सेफ होता है और किसी प्रकार का इसमें हमें पेन नहीं होता। नेक्स्ट है हाई टेम्पोरल रेजोल्यूशन। ईईजी मिली सेकेंड्स के भीतर ब्रेन एक्टिविटी में होने वाले बदलावों को माप लेता है। यह रियल टाइम में न्यूरल रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करने की क्षमता रखता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्पीड में क्या करता है, ब्रेन की एक्टिविटी को माप लेता है और साथ में इसे रिकॉर्ड करने में एक प्रकार की जो न्यूरल रिस्पॉन्स होती है ब्रेन में उसको रिकॉर्ड करने की क्षमता रखता है मिली सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव एंड पोर्टेबल। ठीक है, इसमें ये अन्य ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स एमआरआई या पीईटी की तुलना में ईईजी कम महंगा और आसानी से उपलब्ध है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता और आसानी से मिल जाता है और एक पोर्टेबल डिवाइस है। ठीक है,
नेक्स्ट है पोर्टेबल एक्स ईईजी सिस्टम्स का उपयोग क्लिनिकल और रिसर्च सेटिंग में किया जाता है। ठीक है, जो पोर्टेबल ईईजी सिस्टम होता है उसका उपयोग हम बहुत सारे रिसर्च क्लिनिक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ईईजी का उपयोग एपिलेप्सी, स्लीप डिसऑर्डर और ब्रेन इंजरी जैसी न्यूरोलॉजिकल समस्याओं को निदान में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग डिफरेंट टाइप की जो डिसऑर्डर है, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल हो, ब्रेन इंजरीज हो, स्लीप डिसऑर्डर हो आदि, इसमें किया जाता है। यह सर्जरीज और अबनॉर्मल ब्रेन वेव्स की पहचान करने में हेल्प करता है। ठीक है, इस प्रकार की जो भी ब्रेन में एक्टिविटी होती है, नॉर्मल या अबनॉर्मल, उसको ये आसानी से रिकॉर्ड करके डिटेक्ट कर सकता है। लिमिटेशन हम देखेंगे, फर्स्ट है इसमें स्पेशियल लो स्पैटियल रेजोल्यूशन। ईईजी ब्रेन एक्टिविटी की सटीक लोकेशन निर्धारित करने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि स्कैल्प इलेक्ट्रोड्स केवल सरफेस सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें ये एक लिमिटेशन होती है ईईजी टूल की, ये ब्रेन की एक्टिविटी की जो सटीक लोकेशन है कि वो ब्रेन की एक्टिविटी कहाँ किस लोकेशन से हो रही है, उसको ये निर्धारित नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जो स्कैल्प पर लगे हुए इलेक्ट्रोड होते हैं वो केवल सतह की सिग्नल को डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, डीप ब्रेन स्ट्रक्चर की गतिविधि को स्पष्ट रूप से ये नहीं माप सकते, ये केवल सतह की ब्रेन स्ट्रक्चर की गतिविधि को ही नाप सकता है। नेक्स्ट देखेंगे सस्केपेबल टू आर्टिफैक्ट्स। ईईजी रिकॉर्डिंग्स बाहरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, आई मूवमेंट और मसल एक्टिविटी से प्रभावित हो सकते हैं। यह नॉइज डाटा को बढ़ा सकते हैं और सटीक व्याख्या को कठिन बना सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज से प्रभावित हो सकते हैं, बाहरी एक्टिविटीज से, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल या आई की मूवमेंट्स या मसल्स की एक्टिविटीज से। ठीक है, जो नॉइज डाटा को बढ़ा देते हैं और सटीक व्याख्या यानी कि जो सटीक हमें रिजल्ट रिकॉर्ड मिलने वाला है उसको ये काफ़ी ज़्यादा कठिन बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लिमिटेड डेप्थ मेजरमेंट। ईईजी केवल कैरेब्रल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को माप सकता है, लेकिन सब कॉर्टियल यानी कि गहरे ब्रेन स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं देता। ये केवल कैरेब्रल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी को मापता है ब्रेन के अंदर। ठीक है, लेकिन सब कॉर्टियल ब्रेन की स्ट्रक्चर की जो एक्टिविटी है उसको ये नहीं जान सकते। ये भी एक प्रकार का लिमिटेशन है इसमें। इस कारण कुछ न्यूरोलॉजिकल स्थितियों का संपूर्ण अध्ययन कठिन हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ न्यूरोलॉजिकल अगर डिसऑर्डर हो जो ब्रेन की गहराई में स्थित हो या जानकारी से रिलेटेड हो, तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा कठिन हो सकता है ईईजी टूल के लिए। नेक्स्ट देखेंगे इंटरप्रिटेशन कॉम्प्लेक्सिटी। ईईजी डाटा को सही ढंग से समझने के लिए विशेषज्ञता और आवश्यकता होती है। ब्रेन वेव्स की विविधता और ओवरलैपिंग सिग्नल के कारण इससे विश्लेषण जटिल हो जाता है। ठीक है, जो ईईजी के डाटा है उसको सही से समझने के लिए विशेषज्ञता यानी कि हमें बहुत ज़्यादा से जानकारी होनी चाहिए ईईजी के बारे में। और ब्रेन वेव की बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटीज़ होती है, जिससे ओवरलैपिंग के कारण हमें इसका विश्लेषण कठिन लग सकता है या जटिल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ईईजी न्यूरो साइंस। फर्स्ट है इसमें न्यूरोलॉजिकल डिसीज डायग्नोसिस। फर्स्ट है ईईजी एपाइल्सपी और स्पाइल्सी और अन्य ब्रेन डिसऑर्डर्स के निदान के लिए एक प्राथमिक डायग्नोस्टिक टूल है। यह अबनॉर्मल ब्रेन वेव पैटर्न्स को पता लगाकर सीजर्स और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं को पहचान करने में हेल्प करता है। ये डिसीज़ का डायग्नोसिस करता है यानी कि डिटेक्ट करता है पहले से ही किसी ब्रेन के एक्टिविटी को से। ठीक है, जिससे न्यूरोलॉजिकल जो समस्याएं हैं उसको हम आसानी से पता लगा सकते हैं ईईजी टूल से। नेक्स्ट है ब्रेन फंक्शन रिसर्च। न्यूरो साइंटिस्ट ईईजी का उपयोग कॉन्स्टिट्यूशनस लर्निंग और मेमोरी जैसे मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये लर्निंग, मेमोरी और कॉन्स्टिट्यूशनस जैसे कि मानसिक जो एक्टिविटी होती है उनको डिटेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। ब्रेन एक्टिविटी में होने वाले बदलावों को रिकॉर्ड कर कॉन्जेक्टिव फंक्शन को समझने में ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, ईईजी का जो टूल है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्जनिक्टिव इनहेलेसमेंट एंड बायोफीडबैक। ईईजी बेस्ड न्यूरोफीडबैक थेरेपी का उपयोग मानसिक स्वास्थ्य सुधारने और फोकस बढ़ाने में किया जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार की थेरेपी होती है। इसका यूज़ किस में किया जाता है? मानसिक स्वास्थ्य जो मेंटली डिसऑर्डर होते हैं उसके लिए, और फोकस बढ़ाने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। ये एंजाइटी, स्ट्रेस और अटेंशन डिसऑर्डर के उपचार में सहायक हो सकता है। इस प्रकार के जो डिसऑर्डर होते हैं उनका जो उपचार है उसमें भी सहायक होता है ईईजी का जो टूल है। ठीक है, इसके बाद हम कंक्लूजन देखेंगे। ईईजी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करने के सबसे इफेक्टिव और वाइडली यूज टेक्निक है। यह विभिन्न ब्रेन स्टेट्स को एनालाइज करने में हेल्प करता है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको मेजर करता है ईईजी का जो टूल है। ठीक है,
ये एक बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ टूल है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। ब्रेन के जो डिफरेंट टाइप के स्टेज है उसको भी स्टेट है उसको एनालाइज़ करने में हेल्पफुल है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए हेल्पफुल है, ठीक है? जिससे हमें प्रिडिक्शन लग जाता है कि किसी व्यक्ति को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्योंकि उसका ब्रेन जो है अबनॉर्मल एक्टिविटी शो करता है। इसकी फिजियोलॉजिकल बेसिस न्यूरॉन्स की सिनेप्टिक एक्टिविटी और कॉर्टिकल पोटेंशियल पर डिपेंड करती है, ठीक है? इसकी जो फिजियोलॉजिकल बेसिस है वो न्यूरॉन की सिनेप्टिक एक्टिविटी और कॉर्टिकल पोटेंशियल पे ही डिपेंड करती है, ठीक है? ईईजी टूल की, ईईजी न्यूरोसाइंस और केमिकल के क्लिनिकल एप्लीकेशन में एक पावरफुल टूल के रूप में कार्य करता है, ठीक है? जो ईईजी का टूल है वो क्या करता है, न्यूरोसाइंस और साथ में क्लिनिकल एप्लीकेशन, डिफरेंट टाइप के क्लिनिकल जो वर्क होता है उसको करने में भी एक पावरफुल टूल का काम करता है, ठीक है? तो इस प्रकार से ईईजी जो टूल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ का पहले से पता लगाने में, ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे रेफरेंस ह्यूमन एटोनॉमी एंड फिजियोलॉजी बाय टोरा एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी बाय जीसी चटर्जी। तो थैंक यू गाइस, आज की ये क्लास थी आपकी ईईजी के बारे में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।